ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आपका ठीक चल रहा है? कुछ बच्चे हमें व्हाट्सएप करते हैं, पूछते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि वो लोग वर्क कर रहे हैं, घर पर हैं. दे बीन वर्किंग हार्ड ऑन द थिंग्स दैट आई डिलीवर यू ऑनलाइन हियर ऑन बोर्ड. और ये क्लास जो हो रही है प्रोग्रेसिवली चल रही है, पॉजिटिवली चल रही है, प्रोडक्टिवली चल रही है. दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग द फीडबैक्स लाइक दैट. अगर आपको कोई हमें फीडबैक देना, आपको लगता है कि और हम अपनी ऑनलाइन टीचिंग में इंप्रूव कर सकते हैं और आपको ऐसे पढ़ाएं वैसे पढ़ाएं, या आपको लगता है कि सर इतनी देर की क्लास चलाई जाए, इतनी देर की ना चलाई जाए, इतना ब्रेक लिया जाए, वॉट एवर बी द केसेस लाइक दैट, आप अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए, बिकॉज आपके सजेशन से ही हम अपने को इंप्रूव कर सकते हैं. ऑलराइट, कल आपने देखा था कि कल आपकी क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के डिस्कस किए थे, एनालिसिस किए थे. राइट, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आया तो आपने पूछा, अगर फिर भी आपको कोई चीज उसमें दिक्कत आता है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं. राइट, खैर चलिए, आज का जो क्लास होने जा रहा है, दैट इज व्हाट आई हैड प्रॉमिस्ड यू अ फ्यू डेज बैक, दैट आई वुड कम अप विद सम पंची पैकेज हियर, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द वोकैबुलरी. आज की जो क्लास होगी वो बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है आपके लिए, वोकैबुलरी की क्लास. ये एक ऐसी क्लास है जिसमें कमजोर बच्चा तो स्ट्रगल करते ही करता है, जो तेज बच्चे होते हैं वह भी बहुत स्ट्रगल करते हैं. मैंने देखा है कि तेज बच्चे भी वोकैबुलरी में बहुत स्ट्रगल करते हैं. वोकैबुलरी एक्चुअली क्या है ना, ये 200-200 वर्ड तो है नहीं, 10,000 वर्ड्स आपको याद करने चाहिए, जिसमें से 3,000 वर्ड्स एक्टिवली आपके दिमाग में वो होने चाहिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं. देखिए, वर्ड्स दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊं. एक होते हैं फॉर्मल वर्ड्स और एक होते हैं इनफॉर्मल वर्ड्स. ऑलराइट, एक होते हैं फॉर्मल वर्ड्स और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल वर्ड्स. पहले तो वर्ड्स की कैटेगरी समझे कि हमें आज की सीखना कैसे. और आज हम आपको एक वादा करते हैं, 1 घंटे की इस क्लास में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, वो मैजिकल मेथड्स भी पता चल जाएंगे कि कैसे वोकैबुलरी पे आप कमांड कर सकते हो, नो मैटर हाउ वीक यू मे बी. आप चाहे जितने ही कमजोर क्यों ना, अगर हमारे दिए गए कुछ हम तरीके आपको 8-10 तरीके आज बताएंगे जिससे वोकैबुलरी पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में जाकर के बहुत दमदार शब्द ला सकते हैं. लेकिन यह सब होगा धीरे धीरे, स्टेज बाय स्टेज. सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, 2 प्रकार की कैटेगरी है वर्ड्स की, एक है फॉर्मल वर्ड्स और दूसरा है इनफॉर्मल वर्ड्स. क्या आप इसके बारे में जानते हैं, ये फॉर्मल वर्ड्स और इनफॉर्मल वर्ड्स क्या होते हैं? आप कोई भी डिक्शनरी उठा के, इंटरनेशनल डिक्शनरी उठाएगा, देखिए डिक्शनरी में भी मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता आपसे है कि आप वो कोई भी माध्यम ना पढ़िए वोकैबुलरी का जिसमें हिंदी टू इंग्लिश हो या इंग्लिश टू हिंदी हो. वो कोई ऑथेंटिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, और उसमें बहुत ज्यादा मिसलीडिंग लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज कर देगा, गलत भी कहीं कहीं छपा हुआ. जैसे ये डिक्शनरीज मत पढ़िए, भार्गवा की डिक्शनरी मत पढ़िए, सहानी मत पढ़िए, क्योंकि ये इंग्लिश टू हिंदी है. ना तो आप इंग्लिश टू हिंदी पढ़िए और ना हिंदी टू इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़िए. शुरुआत में आप अगर कमजोर है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा. जैसे ऑक्सफोर्ड का भी एक आता है डिक्शनरी बाजार में, वो प्रामाणिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, जो इंग्लिश टू हिंदी दिया जाता है. देखिए, कोई भी डिक्शनरी जो इंग्लिश टू हिंदी आ रही है, हिंदी का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वो फिर प्रामाणिक डिक्शनरी नहीं रहेगी. ध्यान रखिए, गूगल में भी आप सर्च मारते हैं, अगर हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी आप तलाशते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, उसमें भी कोई प्रामाणिकता नहीं है. बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनी मेमोरी को आप क्लॉग कर लेते हैं, जैम कर देते हैं, बंद कर लेते हैं. देखो, कहते हैं ना, इट इज बेटर टू बी अनटॉट देन इल टॉट. क्या मतलब आप समझे? बेहतर होता है कि अशिक्षित रह जाए पूरे जीवन, वो बेहतर है, लेकिन गलत शिक्षा कोई हमको ना दे. गलत रूप से शिक्षित होना ये पाप है. आप भले ही अशिक्षित पूरे जीवन रह जाएं, वो बेहतर है. इट इज बेटर टू बी अनटॉट देन इल टॉट. तो ध्यान रखिए, गलत माध्यम से मत पढ़िए. बहुत बच्चे मैंने देखा है, क्योंकि एसएससी की तैयारी, एयरफोर्स की तैयारी या नेवी की तैयारी बहुत सारे वो भी बच्चे करते हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं, और शहर के भी बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं. उनको लगता है यार इंग्लिश टू इंग्लिश हम कैसे समझेंगे. देखिए, डेवलप दैट हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश टू इंग्लिश, एंड आई अश्योर यू कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आज ही मैं आपको बहुत कुछ विश्वास देकर यहां से जाने वाला हूं कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश सीखेंगे, फिर भी आपको पूरी उसमें कमांड आ चुकेगी और आ जाएगी. धीरा थोड़ा सा समय लगेगा, इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम, आई विल टेल यू. तो कोशिश करिए कि ये जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आप लोग खरीदते हैं बाजार से, जिसमें इंग्लिश टू हिंदी आता है, उसको मत खरीदिए. ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी अगर लेनी है 450-500 रुपए की शायद मार्केट में आता होगा, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर लीजिए. राइट,
ये आपके लिए, ये इंग्लिश टू इंग्लिश बेटा होगी। कोई भी डिक्शनरी जो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही बताऊंगा, बिकॉज मैं कोई भी चीज आपको गलत जानकारी यहां पे नहीं देने आ रहा हूं कि आपको बड़ा अच्छा लगे सर ने ये डिक्शनरी बता दी, इसमें तो हिंदी का मीनिंग ये लिखा हुआ, वो सब उल्टा सीधा गलत लिखा होगा, बहुत मिसलीडिंग, बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत बेम्बुजलिंग लिखा होगा, उसके पीछे आप लोग मत भागिएगा कभी, राइट। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर ले लीजिए, बहुत अच्छी डिक्शनरी है, और नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी आती है, आप ये ले लीजिए, वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस, आप ये ले लीजिए। ये कोई भी देखिए, ये भी इंग्लिश टू इंग्लिश ही आपको मिलने जा रहा है। दिस आल्सो इज अवेलेबल ऑन द मोड इंग्लिश टू इंग्लिश। तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही आपको मिलेगा अगर आप प्रामाणिक अच्छी तरीके से वोकैबुलरी पे पकड़ या मजबूती आप लाना चाहते हैं, तो आपको रूट जो लेना पड़ेगा वो होगा इंग्लिश टू इंग्लिश। हाँ, आपके टीचर हैं, आपको कुछ नहीं आता, इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, मुझसे पूछिए, किसी से पूछिए, अगर आपको इंग्लिश किसी चीज की नहीं समझ में आ रही तो गूगल देख लीजिए कि भाई इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन माध्यम जो वोकैबुलरी पढ़ने का होना चाहिए वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही होना चाहिए, वरना बर्बाद हो जाएगा सब मामला। मैंने खुद 5 साल अपने बर्बाद किए थे जब शुरुआत में इनिशियल में मैं इंग्लिश की तरफ सीख रहा था, तो मैंने भार्गवा डिक्शनरी और साहनी डिक्शनरी को 5 साल बहुत रट लिया, बिल्कुल ये मान के चलिए, और बाद में उसको डिलीट करने में 2 से 3 साल लग गए, जो मैंने गलत चीजें दिमाग में बसा ली थी। तो एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि इन माध्यम पे मत जाइए जो इंग्लिश टू हिंदी होते हैं या हिंदी टू इंग्लिश होते हैं। ये सब लोकल राइटर, लोकल ऑथर्स, लोकल लेक्सिकोग्राफर्स लिखते हैं, इनकी बातों में मत आइए, आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़िए। कितने भी कमजोर हो आप टीचर से पूछिए, किसी से पूछिए, वो आपकी मदद कर देंगे। लेकिन रूट आपका जो बेस होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो अप्रोच होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। मंजिल आपको मिलेगी, राह तो सही पकड़े, राह ही गलत अगर आप पकड़ लेंगे तो मंजिल मिलेगी नहीं, आप भटकते रह जाएंगे। क्यों? तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखें कि आपको कौन सी डिक्शनरी पढ़नी है। हाँ, अगर और डिक्शनरी आप चाहते हैं, यू आर हैंग्री, बहुत हैंग्री है कि नहीं सर और ज्यादा मुझे पढ़ने के लिए आप बताइए, तो फिर बहुत सारी डिक्शनरी भैया, आप कॉलिंस की ले लीजिए, राइट, आप कैम्ब्रिज ले लीजिए, आप लॉन्गमैन ले लीजिए, ठीक है, एटसेट्रा, मेरियन वेबस्टर्स ले लीजिए, बहुत सारा डिक्शनरी अवेलेबल है मार्केट में। आप इसको जो है अपने मोबाइल पे जा करके इनकी डिक्शनरीज को, ऑथेंटिक डिक्शनरीज को आप डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बहुत सारे और माध्यम है, दैट यू नो बेटर देन मी। तो ये सबसे पहले तो अभी हमने आपको बताया कि आप सीखें तो सीखें कैसे, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये आपको बहुत जरूरी है जानना और मानना। और ये बता दें, आज की जो क्लास है 8 से 10 आपको मैं मैजिकल मेथड्स देने जा रहा हूं। मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा था, मुझे भी नहीं मालूम था हाउ टू हैव अप्रोच इन इंग्लिश। जैसा अभी मैंने बताया कि मैंने 5 साल अपने बर्बाद किए थे साहनी और भार्गवा जैसे डिक्शनरी पढ़ के, और 2 से 3 साल फिर बर्बाद किए उस सारे उल्टे सीधे मटेरियल को डिलीट करने में। तो ये 5 से 7 साल मेरा बर्बाद हुआ है, वो आपका बर्बाद ना हो, इसलिए मैं आपको सही अप्रोच देने जा रहा हूं कि सही अप्रोच से पढ़िए, सही किताबें खरीदिए, उल्टी सीधी किताबें मत खरीदिए। चलिए खैर, अब मैं आपको बात कर रहा था कि फॉर्मल वर्ड्स और इनफॉर्मल वर्ड्स में क्या अंतर होता है। देखिए, फॉर्मल वर्ड्स होते हैं औपचारिक शब्द, औपचारिक शब्द, राइट, और ये होते हैं अनौपचारिक शब्द। आज मैं आपको बस मेथड बताऊंगा कि वोकैबुलरी पढ़ी कैसे जाती है, फिर आपको हम वोकैबुलरी की स्पेशल क्लासेस सारी देते चले जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मेथड क्या है। देखिए, औपचारिक शब्द क्या होते हैं? जो ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं। ऑफिशियल वर्ड्स का मतलब बेटा समझते हो? जो ऑफिशियली बोले जाते हैं, कैजुअली नहीं बोले जाते हैं, और ये होते हैं कैजुअल वर्ड्स। आपको सब ये सब मालूम है। देखिए, कैजुअल वर्ड्स क्या होते हैं? अच्छा, और जो ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं बेटा वो हाई ग्रेविटी वर्ड्स होते हैं। कैसे होते हैं? हाई ग्रेविटी वर्ड्स। ये शब्दों की जो ग्रेविटी होती है, जो इसका भार होता है वह बहुत ज्यादा होता है, इसका वजन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप ऑफिशियली ये काम करने जा रहे हैं, अनऑफिशियली ये वर्ड्स नहीं यूज होने जा रहे हैं। और ये जो वर्ड्स होते हैं थोड़े से हाई ग्रेविटी नहीं, ये लो ग्रेविटी वर्ड्स होते हैं। इनका जो वजन होता है, जो इनका भार होता है वो थोड़ा सा कम होता है। अब सवाल आता है कि कहां पे फॉर्मल वर्ड्स यूज होते हैं और कहां पे इनफॉर्मल वर्ड्स यूज होते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, फॉर्मल वर्ड्स जो बेटा यूज होते हैं वह, जैसा कि नाम है ऑफिशियल वर्ड्स, तो ये प्रिंट मीडियम में यूज होते हैं। कहां होते हैं? प्रिंट मीडियम। प्रिंट मीडियम मतलब समझते हैं? ऐसा माध्यम जिसमें इंक का इस्तेमाल हो, जिसमें प्रिंटिंग हो, जिसमें इंक लगे, वह माध्यम होता है प्रिंट मीडियम। जैसे न्यूज़पेपर। क्यों टीचर्स आपसे कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए?
कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में फॉर्मल वर्ड्स आते हैं, इनफॉर्मल वर्ड्स ना के बराबर पूछे जाते हैं। 2-4-5% हो सकता है कभी इनफॉर्मल वर्ड्स आ जाए तो आ जाए, नहीं तो 20 साल की जो मेरी प्रिपरेशन है उसमें कभी भी इनफॉर्मल वर्ड्स नहीं पूछे जाते। कंपटीशन में हमेशा फॉर्मल वर्ड्स पूछे जाते हैं। इस चीज का भी आपको जानकारी होना चाहिए कि हम पढ़ें क्या हो, कैसे पढ़ें। फॉर्मल वर्ड्स देखिए, न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स हैं, इसमें हाई ग्रेविटी वर्ड्स छापे जाते हैं, है ना, नॉवेल्स हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो लेटर्स हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, एनडीए है, सीडीएस है ना, सीसेट है, एसएससी है, बैंक है, इन सारे एग्जाम्स में आपको फॉर्मल वर्ड्स मिलेंगे, इनफॉर्मल वर्ड्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब इनफॉर्मल वर्ड्स क्या होते हैं बेटा? हैं ये स्पोकन इंग्लिश के होते हैं, यानी अगर हम इसको कहते हैं सैटेलाइट मीडियम में चलते हैं। सैटेलाइट मीडियम समझते हैं आप लोग? हैं, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट मीडियम? सैटेलाइट मीडियम का होता है कम्युनिकेशन स्पोकन इंग्लिश में जो हो। जैसे आप टीवी देखिए, टीवी देखते हैं तो टीवी में जब न्यूज पढ़ी जाती है तो वह इनफॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अनौपचारिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ भी बताऊंगा। टीवी हो गया, या आप डिबेट करते हैं, है ना, कैजुअल डिबेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, राइट? तो ये देखिए इनफॉर्मल वर्ड्स आते हैं। आपकी स्पोकन इंग्लिश में कैसे शब्द आते हैं? इनफॉर्मल वर्ड्स आते हैं। जैसे देखिए, जब स्पोकन इंग्लिश में आप मिलते कहता है हे गाइस हाउ आर यू, हो हे गाइस, ये देखिए। अब गाइस जो शब्द है ये बेटा कभी भी किसी पत्र में, किसी अखबार में, किसी औपचारिक माध्यम में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। आप देखते हैं कभी भी मुकेश अंबानी जाते हो तो उनका सीईओ या उनके जो भी बड़े अधिकारी होते हैं बोलते हैं हे गाइस हाउ आर यू, कभी नहीं बोलेंगे हाय सर हाउ आर यू, राइट? तो सबसे बड़ी चीज है हे गाइस नहीं बोलना। जैसे बोलते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लेडीज एंड जो जेंटलमैन है ये बोला तो स्पोकन में भी जाता है, लेकिन ये ऑफिशियल वर्ड है, ये हाई ग्रेविटी वर्ड है, ये फॉर्मल वर्ड्स में आता है। तो कभी भी देखिए आप कोई भी फंक्शन होता है, कहीं पे भी आप जाते हो तो वहां पे जो एड्रेस करता है, जो एंकर होता, बोलता है हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट? वो कभी नहीं कहेगा हे गाइस हाउ आर यू, यप दो कुछ नहीं बोलेगा। तो सवाल है कि फॉर्मल वर्ड्स और इनफॉर्मल वर्ड्स में। आप एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखिए यहाँ पे जैसे एक हिंदी में शब्द हम आपको याद आ रहा है लापरवाही। लापरवाही को देखिए हम फॉर्मल वर्ड्स में लिखेंगे डेरेलिक्शन, ठीक? न्यूज़पेपर में छपेगा डेरेलिक्शन, लेकिन जब यही चीज न्यूज चैनल्स में बोली जाएगी न्यूज के माध्यम से तो वहां पे लिख दें, बोलेंगे केयरलेसनेस, नेग्लिजेंसी। ये अंतर बेटा होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। मीनिंग इसका भी वही है, लापरवाही। तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए बच्चों कि हमें पढ़ने कौन से शब्द हैं। हमको पढ़ने हैं फॉर्मल वर्ड्स। फॉर्मल वर्ड्स वो शब्द होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े टिपिकल होते हैं, थोड़े कॉन्वोल्यूटेड होते हैं, थोड़े मम्बो जंबो काइंड के होते हैं, वो आसानी से क्रैक नहीं होते हैं। और जो इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं जैसे कम, गो, ईट, ये सब सारे इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, राइट? तो ये चीज जैसे चबाना, च्यू, चबाने को क्या कहेंगे? च्यू, लेकिन लिखेंगे तो मैस्टिकेट, MASTICAT। अब मैस्टिकेटिंग एंड च्यूइंग, च्यूइंग तो आपने सुना होगा, च्यूइंग गम होता है जिसे आप लोग कानपुर चुंगन चुंगम कहते हैं, क्यों? तो च्यूइंग गम है। च्यू इज एन इनफॉर्मल वर्ड जो बड़ा बोलचाल में बोला जाता है, लो ग्रेविटी का वर्ड होता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कि मैस्टिकेटिंग, डॉक्टर कहता है ना मैस्टिकेट इट प्रॉपरली, इस फल को मैस्टिकेट करिएगा, चबा के खाइएगा, काट के खाइएगा, लाइक दैट। तो मैस्टिकेशन एंड च्यूइंग में अंतर आपको समझ में आ गया? तो ये एक छोटा सा मैंने आपको अभी पहले प्लेटफॉर्म दिया है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स क्या होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये नहीं मालूम है तो फिर शुरुआत ही आपको नहीं मालूम होगी। तो चलिए वोकैबुलरी की क्लास को आगे और बढ़ाते हैं और हम आपको बताते हैं कि वो 8-10 मेथड क्या है जिससे आप वोकैबुलरी पे कमांड कर सकते हो। जैसा भी मैं फिर बता रहा हूं, आज सिर्फ हम आपको मेथड्स बताएंगे, अप्रोचेस बताएंगे, तरीके बताएंगे, राइट? और उसकी क्लासेस तो रेगुलर फिर लंबी चलेंगी, राइट? लेट मी टेक अ सिंगारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पता करते हैं वो पहला तरीका क्या है। लेकिन इसके भी पहले मैं आपको बता दूं कि वोकैबुलरी कहां जरूरी होती है। देखिए वोकैबुलरी में आता क्या क्या ये आपको मैं बता दूं। वोकैबुलरी इंक्लूड्स सिनोनिम्स, एंटोनिम्स,
राइट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये कोर वोकैबुलरी के पार्ट हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये देखिए, ये 4 पार्ट होते हैं बेटा जो वोकैबुलरी में आपसे पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में, और किसी भी स्पोकन इंग्लिश में भी ये 4 पार्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको लिखना है या बोल के अपनी बात को कम्युनिकेट करना है तो वोकैबुलरी के इस सेगमेंट में ये चारों बहुत क्रूशियल होते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल में, हालांकि इसका एक दिन हम आपको ब्रेकअप देंगे कि हर परीक्षा में कितने नंबर की क्या चीज आती है, वो ब्रेकअप की क्लास एक अलग होगी, लेकिन आज हम आपको मोटा मोटा एक आइडिया दे रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में अगर आप देखें तो सब मिला के करीब 30 मार्क्स ही आते हैं। 30 नंबर का पूछा जाता 200 में, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, टीयर 2 की बात कर रहा हूं। 200 नंबर में 30 नंबर तो बेटा सिर्फ वोकैबुलरी के होते हैं अगर आप सीजीएल की परीक्षा में जाते हैं, ठीक है ना। अब यही नहीं कि 30 नंबर की वोकैबुलरी खत्म हो गया, नहीं बेटे, आरसी आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो 30 नंबर का आता है। क्लोज टेस्ट आता है, वो 25 नंबर का आता है। पैराजंबल्स आते हैं, ये सब बच्चे नहीं कर पाते, आमतौर पर हैं, तुक्के मारते रहते हैं। पैराजंबल्स आते हैं, ये भी लगभग 20 से 25 शब्द मार्क्स के आते हैं। तो अगर आप टोटल इसको मार्किंग करेंगे तो 30 और 25 कितना हो गया, 55 और 55 और 25, 55, 60, 80, करीब 70 से 80 नंबर के ये आती है आरसी और क्लोज टेस्ट। अब आप हमसे ये पूछेंगे कि सर आरसी, क्लोज और पैराजंबल्स में वोकैबुलरी का क्या काम है, तो मैं बता दूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग का मतलब पढ़ना, कॉम्प्रिहेंड का मतलब समझना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि ये पूरा बेस्ड होता है वोकैबुलरी पर। अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती है तो आप आरसी में कभी कमांड नहीं कर पाओगे। यही चीज होती है क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में अगर वोकैबुलरी नहीं है तो आप उसके क्लोज जा ही नहीं पाओगे, आप फार रह जाओगे, आप दूर रह जाओगे। इसी प्रकार से पैराजंबल्स होता बेटा, पैराजंबल्स में भी सेम मीनिंग होता है कि कैसे जंबल्ड किया जाता है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इसके लिए भी यू हैव टू हैव अ ग्रेट कमांड इन वोकैबुलरी। तो देखिए, अगर आप टोटल देखें तो 30 प्लस से अगर हम देखा लगभग 120 मार्क्स में वोकैबुलरी का योगदान रहता है। 120 नंबर में 200 में अगर 120 निकालें तो एक हैवी परसेंट हो जाता है, राइट, लगभग 60% आप देखिए वोकैबुलरी, 60% करीब वोकैबुलरी आती है और 30 to 40% ग्रामर का काम होता है इस पूरी एसएससी सीजीएल की परीक्षा में। और इसमें 175 नंबर ले आते हैं, बहुत आसानी से आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सही अप्रोच की जरूरत है, सही मार्गदर्शन की जरूरत है, सही गाइडेंस की जरूरत है। जैसे मैं कह रहा ना कि अगर आपकी राह सही है तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी, आप रास्ता ही गलत जा रहे हो तो आपको मंजिल कैसे मिलेगी। इफ यू आर पुटिंग ए स्क्वायर पेग इनटू अ राउंड होल, यू आर नेवर गोइंग टू फिट इट, आर यू? नहीं समझ में आया? बताता हूं। देखिए, अगर स्क्वायर पेग है माने गुल्ली है और राउंड होल है, गुल्ली को जिसमें आपको लगाना है होल में वो राउंड है, सर्कल में है, तो क्या कभी फिट हो सकता है? कभी भी फिट हो सकता है। यही मैंने इंग्लिश में कहा था, पुटिंग ए स्क्वायर पेग इनटू अ राउंड होल इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ध्यान रखिए, ये हमेशा असंभव होगा। इसका मतलब है अगर सही दिशा, सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, आप भटकते ही रहेंगे जीवन भर, राइट। इसलिए सही मार्गदर्शन पे चलिए। मैंने बताया था आपको पहली कुछ क्लासेस में कि मेरी जो अप्रोच है वो होम्योपैथिक की अप्रोच है। मैं आपको जड़ से बिल्कुल बीमारी को खत्म करने वाला टीचर हूं, एलोपैथिक नहीं कि 2-4-10 तरीके हमने कह दिया याद कर लो, रट्टा मार लो और आपका काम हो गया। ऐसा हो सकता है, होता हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो मैं मानता हूं, जानता भी उसको नहीं हूं। चलिए खैर, तो ये तो देखिए कितना हैवी परसेंटेज है, 60% टोटल पेपर का। बेटा ये एसएससी सीजीएल की बात नहीं करें, लगभग ऑलमोस्ट सभी पेपर्स में आप एयरफोर्स, डिफेंस, एनडीएस, ईडीएस किसी भी उठा के देख लो, 60 से 70% मेजर रोल जो होता है दैट इज ऑफ वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में जितनी अच्छी आपकी कमांड होगी, आप उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए अब मैं आपको शुरुआत करने जा रहा हूं कि वोकैबुलरी को हम पढ़ाई कैसे करें। वो 8 से 10 क्या तरीके हैं, जादुई तरीके हैं, जिससे आपकी वोकैबुलरी में बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, चाहे आप कितना भी कमजोर क्यों ना हो। सिंकारा नीडेड। ये जो मैं क्लास बना रहा हूं, ये कमजोर बच्चों को भी ध्यान में रख के बना रहे हैं, तेज बच्चों को भी ध्यान में रख के बना रहे हैं कि सबके हित में हो, सबके समझ में हो। हिंदी भी आपको खूब बोला जा रहा है जिससे आपको समझ में आए।
कि करते कहते। चलिए हियर कम द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ वोकैबुलरी लर्निंग इज मेथड 1 पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए मेथड 1 आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट मेथड आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, दैट इज रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स के साथ स्टडी करना सीखेंगे। सबसे पहला तरीका होता है कि किसी भी शब्द पे अगर अप्रोच करनी है तो उसकी रूट पे जाओ। कहते हैं ना, इफ यू हैव अ डीप रूट्स यू विल हैव प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, नो रूट्स नो फ्रूट्स। ध्यान रखिएगा। तो देखिए रूट वर्ड्स पे जाते हैं। रूट वर्ड जैसे कंस्ट्रक्शन लिया, कंस्ट्रक्शन, ये देखिए कंस्ट्रक्शन एक शब्द लिया जिसका मतलब होता है निर्माण, किसी चीज का बनाना, राइट। कंस्ट्रक्शन, निर्माण। तो इस कंस्ट्रक्शन में आप देखिए कौन, ये हो गया रूट, जो बीच में लगा है दैट इज कॉल्ड रूट। ये रूट वर्ड हो गया। जो रूट में जो पहले अक्षर आके या शब्द आके जुड़ जाते हैं उसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्री माने पहले आने वाला, और जो रूट के बाद में आता है उसको कहते हैं सफिक्स। फिर मैं बता दूं, अभी रूट वर्ड्स की लंबी चौड़ी कोई क्लास नहीं मिलने जा रही। आज हम आपको सिर्फ उन तरीकों से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि कैसे मैंने कमांड करी और कैसे आपको मैं दावा करता हूं कि आपकी भी वोकैबुलरी में कमांड होगी। एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षा में 190 प्लस नंबर ला सकते हैं अगर आपकी कमांड है वोकैबुलरी के अंदर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देखिए, दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स, दिस इज कॉल्ड सफिक्स, और ये है रूट। तो आज एक दो शब्द हम रूट के ले लेते हैं। लेट्स टेक सम वर्ड्स ऑफ रूट और उसको पढ़ के दिखाते हैं कि रूट अगर आपके तैयार है तो कितने अच्छे फ्रूट्स आपके लिए तैयार होने जा रहे हैं परीक्षा में ना, मार्क्स के रूप में, राइट। देन देखिए अगर CID साइड लगा है, ये हम शब्द उन बच्चों के लिए लिया है जो अंग्रेजी में बहुत कमजोर है। उनको कठिन शब्दों से शुरुआत करेंगे तो शायद उनके समझ में कम आता है। तो देखिए साइड का बेटा मतलब होता है किलिंग। साइड मीन्स किलिंग, किलिंग मीन्स हत्या, साइड मीन्स किलिंग। अब देखिए जैसे पैट्री, इसमें प्रीफिक्स लगा पैट्री और साइड, इस रूट में पैट्री प्रीफिक्स लगा। पैट्री का मतलब होता है, पैट्री मीन्स माँ बाप, पैट्री नहीं, पैट्री मीन्स पिताजी, पैट्री मीन्स फादर, सॉरी, पैट्री मीन्स फादर। तो पैट्रीसाइड का मतलब क्या हो गया, किलिंग ऑफ फादर। ये रूट से आपने याद कर लिया, किलिंग ऑफ फादर। पैट्री का मतलब, पैट्री मीन्स फादर और फादर मीन्स पिताजी। तो किलिंग ऑफ फादर, जैसे देखिए होता पैट्रीमनी। पैट्रीमनी को क्या कहते हो, बपौती। कहते ना तुम्हारी बपौती है क्या, मोती झील की बेंच है, हम भी बैठेंगे तुम भी बैठो। इज इट योर पैट्रीमनी। पैट्रीमनी का बपौती का मतलब होता है जो वेल्थ होती है जो पिताजी से आपको मिलती है, दैट इज कॉल्ड, या आपके पिताजी की होती है, दैट इज कॉल्ड पैट्रीमनी। अब पैट्री आ गया तो फिर इसके बाद पापा आ गया तो मम्मी कहां दूर होंगी, अब लिखिए मैट्रीमनी, सॉरी मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड मीन्स किलिंग ऑफ मदर। कुछ ऐसे विशेष चिल्ड्रन होते हैं जो अपने माँ या बाप की हत्या तक कर देते हैं, किलिंग ऑफ मदर। मां की हत्या को क्या कहेंगे, मैट्री। मैट्री जब भी लग जाए, मैट्री 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 मैट्री, इसका मतलब लग गया इससे होती बहुत अच्छी आपकी मैत्री। तो मैट्री का मतलब मदर, मैट्री मीन्स मदर। अब किलिंग ऑफ मदर को क्या बोलेंगे, मैट्रीसाइड। मम्मी की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड मैट्रीमनी, है ना। और मैट्री के तमाम और भी शब्द होते हैं, मैट्रीमोनियल्स होते हैं, वो सब चीजों में हम जाके बाद में बात करेंगे। अब चलिए आते हैं जल्दी से। अगर आपको मम्मी और पापा के लिए कॉमन वर्ड चाहिए, पैट्रीसाइड और मैट्रीसाइड, मान लो किसी ने माँ और बाप दोनों की हत्या एक साथ कर दी हो या दोनों की हत्या उसने करी हो, तब क्या वर्ड हमारे पास, पैरिसाइड। पैरी मीन्स पेरेंट्स, किलिंग ऑफ पेरेंट्स। माँ बाप की हत्या कर दी, किलिंग ऑफ पेरेंट्स। अभी फैमिली के अंदर ही हम लोग रहेंगे, राइट। तो समझ में आ रहा है ये चीज है। इसके बाद आती है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड, सोरोरी मीन सिस्टर, जो रो रही है, सोरोरी है तो सिस्टर होती, सोरोरी का मतलब होता है बहन। सोरोरिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ सिस्टर, राइट। इसी के साथ अब जब बहन की हत्या हुई है तो भाई की हत्या की हम बात करते हैं, फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्री मीन्स बाई, बाई ब्रदर, किलिंग ऑफ ब्रदर।
साइड लगा तो किलिंग हो जाएगी, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ रूट वर्ड। रूट वर्ड का यही तो मजा, साइड लग गया, आपको कुछ याद ही नहीं करना। साइड का मतलब है कि भैया हत्या हुई है, किलिंग हुई है, यह ध्यान रखने की यहां पे बात है। फ्रेट्रिसाइड, अब देखिए इससे एक शब्द बनता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा। जैसे फिल्म फ्रेटर्निटी होती है, उनकी एक कम्युनिटी होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रेटर्निटी। क्यों? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1984 आपको याद होगा, खासतौर से जो हमारे सिख भाई लोग हैं उनके लिए बहुत पेनफुल स्टोरी है, सभी के लिए पेनफुल स्टोरी, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए पेनफुल स्टोरी है। 1984 में कराया था जगदीश टाइटलर ने, जिसमें मुख्य अभियुक्त है जेनोसाइड। जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ था बाय हर ओन बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, तो देखिए उसमें नरसंहार हुआ था, बहुत सारे सरदार, बहुत सारे में सिख भाई बहनों की हत्या करी गई थी। दैट वाज द केस ऑफ जेनोसाइड, मास किलिंग ऑफ पीपल। जेनोसाइड और भी कई केसेस में हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जर्मिसाइड। अब देखिए जर्मी का मतलब क्या होता है बेटा? जर्म्स। जब जर्म्स आते हैं, जर्म्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है वो जीवाणु जो आपको नग्न आंखों से नहीं दिखेंगे, आपको माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, इसीलिए इनको कहा गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है। देखिए कोरोना का वायरस आपको दिख रहा कहीं है? नहीं दिख रहा है। कहां है? हाथ धोते रहे तो बार बार हो, पता नहीं कहां बैठा हो, क्या हो, किसको हो। अपने आदमी की आप छू नहीं रहे इस समय हैं। जर्मिसाइड। ओके, लेट्स टेक अनदर वर्ड इनटू एक्शन हियर। जर्मिसाइड के बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज होमिसाइड। होमी मीन्स ह्यूमन। होमी मीन्स ह्यूमन, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन, मानव हत्या, राइट? killing of a human, मानव हत्या। then comes infanticide। साइड देखिए लग रहा है तो बस किलिंग हो रही है। इन्फेंट का मतलब होता है अ वेरी यंग चाइल्ड, है ना? इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु। अब मान लीजिए हरियाणा जैसे स्टेट में, दुखद है ये बताना लेकिन बताना पड़ता है, हरियाणा जैसे स्टेट में आज भी अगर बच्चियां पैदा हो जाती हैं, लड़कियां पैदा हो जाती हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। वहां अभी भी कहा जाता है ये छोटी जो लड़कियां हैं ये चूरन की पुड़ियां हैं। बड़ा दुख होता है ऐसी बातें कह के और बता करके, लेकिन सच्चाई तो कुछ यूं ही है। क्यों? राइट, वहीं पर चलती है हरियाणा में कंगारू कोड। कंगारू कोड क्या है वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन चलिए आते हैं। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, killing of a newborn baby, right? अब देखिए साहब इन्फेंटिसाइड, और एक और साइड होती है, ये तो होगी बच्चा पैदा हो गया फिर आपने छोटे में उसकी हत्या कर दी, लेकिन कुछ तो होते हैं पैदा होने के पहले माँ के गर्भ में इन द वॉर्म ऑफ द मदर ओनली उनको किल कर दिया जाता है। जब आप पता करते हो कि बेटा होने जा रहा है कि बेटी होने जा रही है, क्यों? वो कितना भी दुखद है। देखिए सो सैडफुल इट इज फॉर अस। और तब उसको कहते हैं फीटिसाइड। और फीटिसाइड देखिए किसकी होती है? फीमेल की होती है यहाँ पे इंडिया में। फीटिसाइड का मतलब होता है कन्या भ्रूण हत्या। साइड देखिए लगा साइड, और फीटी लगा फीटस। फीटस माने होता है भ्रूण, अभी वह जन्म नहीं लिया, भ्रूणावस्था में चला, एम्ब्रियोनिक स्टेज में चल रहा है, मां के गर्भ में है, इसलिए उसको फीटस कहते हैं। तो फीमेल फीटिसाइड का मतलब होता है कन्या भ्रूण हत्या। ये जन्म होने के पहले होती है और इन्फेंटिसाइड जन्म होने के बाद होती है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इन्फेंटिसाइड तब होती है, साइड तब होती है जब अ बेबी इज ऑलरेडी बोर्न एंड हैज ऑलरेडी कम इन दिस वर्ल्ड, और फीटिसाइड होती है व्हेन द बेबी इज स्टिल इन द वॉर्म ऑफ अ मदर, और वहां पे उसको जाके मेडिकली टर्मिनेट करा देते हैं, जिसको एमटीपी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड, सॉरी फीटिसाइड। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और साइड देख लेते हैं। कुछ बड़े बहादुर लोग होते हैं जो एक्सोरिसाइड कर देते हैं। एक्सोरी मीन्स होता है पत्नी, किलिंग ऑफ अ वाइफ, पत्नी की इन्होंने हत्या कर दी। ठीक है, साइड की पूरी लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतने काफी आपके लिए। और एक और देख लेते हैं। कुछ तो बहुत ही महान शख्स होते हैं, जैसा अभी बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे खुद ही को मार डालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आत्महत्या। अब देखिए इसको कहते हैं स्यू मीन्स होता है सेल्फ, साइड मीन्स होता किलिंग। नो, तो किलिंग ऑफ वन सेल्फ इज कॉल्ड सुसाइड, दैट इज कॉल्ड आत्महत्या, राइट? एक्सोरिसाइड।
देख लीजिए, आई एम टेकिंग अ लिटिल ब्रेक ऑफ हाफ ए मिनट. Can you fetch water? Just wait along. मैं पानी की व्यवस्था कर रहा हूँ, जल्दी लाइए. सो देखिए, साइड जब लग गया, सो साइड का मतलब है किलिंग हो गई. किलिंग हो गई मीन्स किसी की हत्या हो गई. अब किसकी हत्या होती है वो आपको प्रीफिक्स में दिख रहा होगा, मिल रहा होगा. ऐसे ही कुछ और अभी हम एक और रूट आपको समझाते हैं लेकर के, और देखते हैं उससे आपको कितना समझ में आता है. आज हम आपको लगभग सारे मेथड्स बताने की कोशिश करेंगे. समय अगर हमारे पास पर्याप्त रहा तो हम आपको पूरे मेथड्स बताएंगे कि कैसे वोकैबुलरी में कमांड किया. ये तो एक तरीका, दिस इज जस्ट अ वे ओनली. एक मेथड मैंने आपको बताया है जिसमें आपको ये आ रहा है. 50-50. भाई साहब पानी लाए, काफ़ी गर्म लिया है, मैंने कहा 50-50 लाओ. चलिए, ओके. एक और हम लोग रूट लेते हैं, सिस. सिस का मतलब होता है टू कट समथिंग, किसी चीज को काट देना, छोटा कर देना, है ना. जब भी कभी सिस लगा हो तो आप काट देंगे या उस चीज को आप छोटा कर देते, दैट इज कॉल्ड सिस. जैसे कंसाइज. अब देखिए CIS लगा कि नहीं लगा यहां पे, देखिए. तो कंसाइज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संक्षिप्त. संक्षिप्त का मतलब होता है डिटेल में नहीं है. अब ये काटा छाटा हुआ है, ब्रीफ है, और ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा. ADJ का मतलब एडजेक्टिव, ब्रीफ. ठीक है, ये हो गया कंसाइज. इसी तरीके से होता है जैसे सीजर्स में देखिए, सीजर देखिए CIS लगा है. अब सीजर्स माने कैंची होती है, कैंची काटने का काम करती कि नहीं करती. तो ये एक आपको छोटा सा तरीका मैंने भी आपको बताया है कि वोकैबुलरी में कैसे कमांड करें, कैसे अप्रोच करें, वो ध्यान दीजिए. मेथड 1 है रूट वर्ड. नारा लगाइए हमारे साथ, हैव अ स्लोगन विद मी, चेंज इट. नो रूट्स नो फ्रूट्स, गुड रूट्स लवली फ्रूट्स. ओके, तो मेथड 1 फिनिशेस हियर. आज से मेथड बता रहे हैं, सारी रूट वर्ड्स हम आपको स्टडी नहीं करा रहे, तरीके बता रहे हैं. दूसरा जो तरीका हमारे पास है और वो बहुत ही खास तरीका है, मेथड नंबर 2. मैजिकल मेथड है बच्चों आपके लिए, और ये मेथड है मेथड ऑफ नेमोनिक्स. नेमोनिक्स समझते हैं? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट नेमोनिक्स मींस? नेमोनिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? नहीं मालूम? ये भी एक साइंस है. देखिए, सारे शब्द रूट से नहीं पढ़े जा सकते हैं. अब दूसरी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर रूट वर्ड आपका प्रीफिक्स और सफिक्स से काम नहीं चलने जा रहा उसमें है, तब आप कैसे याद करोगे? उसका तरीका है नेमोनिक्स. नेमोनिक्स का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ अ वर्ड. ब्रेकिंग ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द को तोड़ देना. इन योर ओन वे, इन योर ओन way so as to learn it. देखिए, किसी भी शब्द को अपनी याददाश्त में कैसे उसको चीज को एंथ्यूज करे, हम लोग बसा ले, उसके तरीके को कहते हैं नेमोनिक्स. कोई भी शब्द है उसको तोड़ मरोड़ दो, अब वो आपको याद हो जाए, बस वो नेमोनिक्स है. आप अपनी खुद नेमोनिक्स बना सकते हैं. इसके लिए आपको किसी खास जगह पे खास अप्रोच और खास नेमोनिक्स को गूगल में जाके नहीं ढूंढना. आपको जो तरीका लगे कि हम सर इस तरीके से याद कर सकते हैं, आप उस शब्द को तोड़ लीजिए अपनी सुविधानुसार. जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दूंगा, उस शब्द को अपनी सुविधानुसार तोड़ लीजिए और उस तरीके से नेमोनिक्स को डेवलप करिए और उस शब्द को पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए. जिंदगी भर याद रहेगा, दैट्स माय गारंटी. तो चलिए, आज का जो पहला नेमोनिक्स शब्द है दैट इज एक्सटर्पेट. दैट इज एक्सटर्पेट, EXTIRPAT. एक्सटर्पेट बेटा एक वर्ब है, वी ब्रैकेट में लिख दिया. इसका मतलब होता है वर्ब. वर्ब का मतलब होता है क्रिया. क्या काम करता है? क्यों? एक्सटर्पेट का मतलब होता है टू एलिमिनेट समथिंग. To eradicate something.
यानी जड़ से उखाड़ फेंकना, नामो निशान मिटा देना, किसी चीज को बिल्कुल रूप से खत्म कर देना, कंप्लीट कर देना, कंप्लीटली उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, राइट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सट्रापेट। ये तो मीनिंग आपको डिक्शनरी से मिल जाएगा। अब इसमें भी नेमोनिक्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है आप कहोगे सर ऐसे कितने सारे शब्द हम याद करेंगे, आप तो कह रहे याद करो याद करो याद करो, लेकिन मुझे याद नहीं होता, याद होता सर भूल जाते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है, जो याद करोगे कल भूलोगे। तो इसके लिए बनाया गया फिर नेमोनिक्स है, ठीक है। नेमोनिक्स का देखो मतलब क्या होता है, अगर आप रूट में जाइए तो इसकी हालांकि एक प्रीफिक्स है एक्स, एक्स का मतलब होता है आउट, बाहर, होता है कि नहीं होता। जब किसी चीज को आप उखाड़ फेंकेंगे तो वो चीज बाहर ही तो जाएगी, अंदर तो आएगी नहीं, ठीक है ना। और एक्सट्रापेट, राइट। अब देखिए एक्स का मतलब बाहर चला गया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे बेटा, अब इसके नेमोनिक्स, नेमोनिक्स को मैं ब्रैकेट में एम लिख दूंगा और आप लोग हमेशा उसको याद करके चलिएगा। एम मींस नेमोनिक्स, एम मींस नेमोनिक्स, एम मींस नेमोनिक्स, राइट। अब इसके नेमोनिक्स देखिए एक्सटरपेट, इसको याद करिए, एक्स्ट्रापेट, ये होती है नेमोनिक्स है। बोला था ना, ब्रेकिंग ऑफ ए वर्ड इन योर ओन स्टाइल, किसी भी शब्द को आप तोड़ दीजिए, अपने स्टाइल में तोड़ दीजिए और उसको याद करने का तरीका ढूंढ लीजिए। दिस इज कॉल्ड नेमोनिक्स। आप भी नेमोनिक्स, अगर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे नेमोनिक्स होंगे तो मैं आपको पैसा भी देता हूं। मैं आपको कुछ शब्द दूंगा, मैं आपसे बोलूंगा कि भैया इस शब्द का मुझे नेमोनिक्स बना के दे सकते हो। अगर आपने मुझे दिया तो मैं आपको बहुत ही हैंडसमली पे भी करूंगा। चलिए, एक्स्ट्रापेट, एक्स्ट्रापेट, एक्स्ट्रापेट। अब ध्यान रखिए, एक्स्ट्रापेट, जिस आदमी का एक्स्ट्रापेट होता है वो उसको बढ़ाएगा कि कम करेगा, वो उसको डेवलप करेगा कि उसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस ही करेगा, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा पेट से इसको याद रख लीजिए कि इसकी नेमोनिक्स क्या है, एक्स्ट्रा पेट। कभी भी अगर आपको लगे कि भाई हाँ ये जो है ये तो एक्स्ट्रा पेट की बात हो रही है, नेमोनिक्स एक्स्ट्रा पेट है, एक्स्ट्रा पेट का मतलब होता है एलिमिनेट, इसको बाहर कर देना, इस पेट को बाहर कर देना, इस पेट को खत्म कर देना। क्यों? अब सवाल आता है कि जब हमने ये पढ़ा तो बेटा इसके साथ आपको इसके यूजेस भी पढ़ने पड़ेंगे। इतना तो डिक्शनरी में बढ़िया सा मिल जाता है आपको मसाला, लेकिन यूजेस जब तक नहीं आएगा, किसी भी चीज का अगर इस्तेमाल करना आपको नहीं आएगा तो वो शब्द आपके यहां से यहीं से निकल भी जाएगा, वो कभी आपके ब्लड में एंथ्यूज नहीं हो पाएगा, डिन नहीं हो पाएगा, इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा, समावेशित नहीं हो पाएगा, सब्ज्यूम नहीं हो पाएगा, जब तक उसको यह आपको नहीं मालूम होगा कि इसको यूज कहां करा जाता है। जब यूजेस आपको मालूम हो जाते हैं तो आपको सही अप्रोच भी मालूम हो जाती है। चलिए देखते हैं यूजेस। देखिए एक्सटरपेट, हर गलत चीज को खत्म कर दीजिए। गलत चीज को तो आप खत्म करना चाहते ही होंगे ना, जितनी गलत चीजें समाज में सब खत्म कर, जैसे एक्सटरपेट करप्शन, भ्रष्टाचार को खत्म करना, एक्सटरपेट मींस खत्म करना, समाप्त करना। तो एक्सटरपेट करप्शन मतलब भ्रष्टाचार खत्म करना, एक्सटरपेट टेररिज्म, आतंकवाद खत्म करना। क्यों? एक्सटरपेट सोशल मिनेसेस, सामाजिक कुप्रथाओं को खत्म करना, सोशल मिनेसेस, सामाजिक कुप्रथाओं को खत्म कर, सामाजिक कुप्रथा क्या क्या है, जैसे एक दो मुझे बता पाएंगे? जैसे डाउरी है, देख लीजिए, दहेज है, अरे जो मिल रहा हो तुम्हें ले लो, डिमांड करी तो दैट बिकम्स डाउरी। तो एक्स्ट्रा पेट में देखिए सोशल मिनेसेस में क्या होगा, सामाजिक कुप्रथा डाउरी हो गई। और तमाम होते हैं, बच्चे हैं यूटीजिंग करते हैं, क्यों? लड़की जा रही साइकिल से छू के भाग गए, छेड़खानी करते हैं, मॉलेस्टेशन करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं इसी के लिए, ये सब चीजें गंदी गंदी बातें हैं ना, एक्सेट्रा। तो इन चीजों को क्या करते हैं हम, एक्सटरपेट करते हैं। अब आपको याद हुआ एक्सटरपेट शब्द, कभी आप भूलोगे तो नहीं। एक्सटरपेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को एक्स माने बाहर फेंक देते हैं, उसको निकाल फेंकते हैं। एक्स्ट्रा पेट अगर आपका है तो आप उसको निकाल फेंकिए, बनिए स्लिम और स्लेंडर बॉडी के साथ, है ना, स्लिम स्वेल्ड स्लेंडर, राइट। दिस इज व्हाट कॉल द फॉर्मूला ऑफ बीइंग अ हेल्दी पर्सन। तो आप भी इस तरीके से बनिए। एक्स्ट्रा पेट का मतलब होता है एक्स्ट्रा पेट। जैसे आपको क्या लगता है, क्या क्या चीज आप एक्स्ट्रापेट करना चाहते हो? अगर आप में आलस है, अगर आप पढ़ाई नहीं करना चाहते, इन सब गंदी आदतों को आप एक्स्ट्रापेट कर दे। एक्स्ट्रापेट बैड हैबिट्स, ये भी एक यूजेस में आ गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते देखिए, एक्स्ट्रापेट तो बेटा आपने सीख लिया, लेकिन अब इसका मेथड 3 आने जा रहा है। ये सीखा कि नहीं सीखा, समझ में आया? एक और बता दें, एक और ऐसी बताएं।
नेमोनिक्स के साथ। नेमोनिक्स के साथ देखिए एक और शब्द हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको ध्यान रखिएगा, कर्मजन। क्या लिखा है? कर्मजन। ये बेटा नाउन है, एन का मतलब होता है नाउन, जैसे एक्स्ट्रा पेड वर्ब थी, ये है नाउन। कर्मजन का मतलब होता है अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, अ बैड टेम्पर्ड पर्सन। अब बैड टेम्पर्ड पर्सन का बेटा मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जिसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होता है, बहुत गंदा होता है। ये खास तौर से लगता है स्पेशली विद ओल्ड मेन, ओल्ड पीपल साथ लगता है। ओल्ड पीपल समझते हो ना, बूढ़े व्यक्तियों के साथ लगता है, क्योंकि उनका ही नेचर बड़ा खड़ूस हो जाता है, फटी डडी हो जाता है। और आपको लगता है ये दादाजी कहते हैं ना, दादाजी से मैं पूछ के नहीं जाऊंगी, कहते नहीं बेटा ये तुम्हें नहीं पहनना, ये तुम्हें पहनना, ऐसे रहना वैसे रहना, दुनिया की तीन तेरह होती है। कर्मजन का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड पर्सन, जिस इंसान का नेचर बड़ा बैड टेम्पर्ड हो उसे हम कहते हैं कर्मजन। जैसे देखिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, ओनली a कर्मजन would dislike this wonderful proposal। आप कौन सा प्रपोजल उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन अगर मानिए कोई प्रपोजल पूरे देश को पसंद है और कुछ लोगों को नहीं पसंद है, तो वहां पे एक सेंटेंस बन गया, ओनली अ कर्मजन वुड डिसलाइक दिस वंडरफुल प्रपोजल। सिर्फ एक कर्मजन, कर्मजन मतलब एक गंदा आदमी ही, गंदा स्वभाव का व्यक्ति ही इस प्रपोजल को वो ठुकराएगा या उसको डिसलाइक करेगा। देखिए इसके नेमोनिक्स क्या होते हैं। नेमोनिक्स में देखिए एम बना दिया, एम का बेटा मतलब हो गया नेमोनिक्स। नेमोनिक्स का मतलब हो गया कि जब आपको कैसे याद किया जाए। कर्मजन हो सकता है कल जाके आप भूल जाओ तो इसको याद दिलाते हैं। भारत के बहुत ही बढ़िया उम्दा लेग स्पिनर रहे हरभजन, तो कर्मजन से बनता है गुरु हरभजन। हरभजन सिंह सिडनी में जब टेस्ट मैच हो रहा था, भारत ने बाइकआउट करने तक की धमकी दे दी थी। हरभजन सिंह ने एंड्रू साइमंड्स को बोला था मंकी, और इससे रेसिज्म का मुद्दा उठ गया था और रंग भेद का मुद्दा उठ गया था। उस समय बोला था कि हरभजन सिंह ने उसको कह दिया था एंड्रू साइमंड्स को, यू लुक लाइक मंकी, और भाई बवाल हो गया, आईसीसी में चला गया। हरभजन के सस्पेंशन की बात हुई, लेकिन हरभजन क्योंकि सरदार जी हैं, बड़े असरदार होते हैं, सरदार लोग हैं, तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया बोले, साहब हमने इसको मंकी कहा ही नहीं था, आई डिड नॉट से हिम मंकी। तो बोले जो कोर्ट में गए, आईसीसी की कोर्ट में जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उनसे पूछा कि आपने क्या कहा था? बोले सर मैं तो पंजाबी हूं, सिख हूं सर, मैंने मंकी नहीं कहा, मैंने कहा मेनू की, तुम्हें जो करना करो मेनू की का मतलब मेनू की, मेरे को लेना देना क्या है, जो करना करो। हरभजन सिंह इस कर्मजन के ट्रैक से बच गए, नहीं तो ये इनके ऊपर धब्बा लग जाता है कि हरभजन इज ए कर्मजन। समझ में आ रहा? एग्जाम्पल लेते हैं, हरभजन behaved like a कर्मजन। हरभजन behaved like a कर्मजन, ठीक है ना? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कर्मजन हो गया। कर्मजन को कैसे याद करोगे? हरभजन से याद करोगे। एक्स्ट्रा पेट को कैसे याद करोगे? एक्स्ट्रा पेट से। आई गारंटी यू आप कभी भी भूलने नहीं जा रहे। और हाँ, अभी मैं बताऊंगा, अभी तो दूसरी तरीका हुआ ना, अभी 6-7 तरीके और वंडरफुल मेरे पास बाकी हैं, जैसे आप वोकैबुलरी के अंदर कमांड कर सकते हो। आगे चलते हैं, कर्मजन। इसके बाद लेते हैं या नेक्स्ट वर्ड इज मिसयू। मिसयू इज ए नाउन। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं मिसयू इज अ नाउन, राइट? अब मिसयू का पहले तो मतलब सीखते हैं, फिर इसको याद करने का तरीका नेमोनिक्स से हम लोग सीख लेंगे। क्यों? अब तो तरीके मालूम हो रहे हैं ना, धीरे धीरे और गेटिंग अकस्टम्ड टू गेट टू नो हाउ टू लर्न वोकैबुलरी। हियर वी कम। मिसयू का मतलब होता है अ लॉन्ग फॉर्मल लेटर, लंबा चौड़ा पत्र। जो लंबा चौड़ा पत्र होता है ना, लंबा चौड़ा पत्र, इसको कहते हैं अ लॉन्ग फॉर्मल लेटर। अब इसका जो इस क्लास का अगला पोर्शन आपको मिलेगा, रिमेनिंग पार्ट मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा कल।
इसी के आगे यहीं से बिल्कुल शुरुआत करेंगे। आई गारंटी यू विल गेट टू नो कि और वंडरफुल मेथड्स क्या। तो कल की क्लास भी बिल्कुल मिस कर दिएगा, बिकॉज कल होने जा रहा बहुत ही धमाकेदार और सारे हम इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब आपके लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं कल ठीक 11 बजे। कीप रॉकिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय फॉर नाउ।